गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम श्यामदेव राय है। मैं +2 विद्यालय पलौंजिया प्रखंड बिरनी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का शिक्षक हूं और इसके पहले भी मैंने आपको कई चैप्टर्स का अध्याय का अध्यापन कराया। तो जहां तक बात है, आज हम लोग जिस अध्याय का अध्ययन करने जाएंगे वह है लोकतांत्रिक राजनीति 2 का यानी सिविक्स का क्लास 10 का अध्याय 4 है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। ये चैप्टर जो है जाति, धर्म और लैंगिक मसले एक ऐसा अध्याय है जो हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करवाता है, जानकारी देता है। तो आप जानते हैं कि हमारे समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज में जाति, धर्म और लैंगिक मसले आए दिन आते ही रहते हैं। आए दिन आप अखबारों में इस बात के बारे में पढ़ते रहते हैं कि जाति को लेकर के संघर्ष हुआ, जाति को लेकर के गोलबंदी हुआ और धर्म को लेकर के कई बार सांप्रदायिक घटनाएं होती रहती हैं। ये आपने देखा है कि हमारे समाज में ये आए दिन होता रहता है। आप जो अखबारों में पढ़ते हैं उसमें लैंगिक मसले भी आते हैं। नारियों के साथ भेदभाव, दहेज के कारण नारियों की हत्याएं कर देना, नारियों के साथ भेदभाव और उनके द्वारा घर में जो भी काम किए जाते हैं उसको उत्पादक कार्य के रूप में नहीं मानना भी, ये सारी समस्याएं होती रहती हैं। तो जिन बातों पे हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे उसमें सबसे बड़ी बात है लैंगिक मसले और राजनीति। आप जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं जो हैं वो हमारी कुल आबादी की लगभग आधी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को उनके कार्यों का महत्व नहीं दिया जाता है। कई बार देखा जाता है कि महिलाएं जो है वो दिन रात काम करती हैं घर में और बाहर में भी कई बार काम करती हैं, लेकिन फिर भी पुरुष के द्वारा जो डोमिनेटेड या वर्चस्व वाला जो समाज है वह इस कार्य को कभी भी ज्यादा महत्व नहीं देता है। जहां तक बात है महिलाओं के काम के और मेहनत के, तो हमारा समाज का जब श्रम विभाजन हुआ तो उस समय ही यह निर्धारित किया गया एक तरह से कि महिलाएं घर का काम करेंगी और पुरुष बाहर का काम करेंगे। ज्यादातर देखा जाता है समाज में कि महिलाएं घरों का काम करती हैं और घरों के काम में जैसे घरों का साफ सफाई, घरों का झाड़ू पोछा, घर में जितने भी कपड़े हैं कपड़ों की धुलाई, खाना बनाना, बच्चों का लालन पालन करना और इतना ही नहीं, कई बार महिलाओं को पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता है। घर में पशु है, घर में गाय है, बैल है, बकरी है, भेड़ है, तो इत्यादि की सेवा करनी पड़ती है, पालन करने पड़ते हैं। तो ये सब जितने भी कार्य होते हैं महिलाओं के, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से आमदनी नहीं देखी जाती है, वैसे ही कार्यों के लिए महिलाओं को अपना महत्व नहीं दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि महिलाएं बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन फिर भी उनके कार्य को अपना महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि शहरों में जो मध्यम वर्ग की महिलाएं होती हैं, यानी मध्य आय वाले वर्ग की जो महिलाएं होती हैं, वो बाहर में जाकर के फैक्ट्री में या फिर कार्यालयों में, दफ्तरों में काम करती हैं। कुछ महिलाएं बैंकर्स के रूप में काम करके बैंक में काम करती हैं, कुछ महिलाएं पुलिस वाले के रूप में काम करती हैं, कुछ महिलाएं शिक्षिका के रूप में काम करती हैं। तो तरह तरह की ये मध्यम वर्गीय महिलाएं जो काम करती हैं, उनके घरेलू कार्य करने के लिए कुछ निम्न वर्गीय, निम्न आय वाली महिलाएं आकर के उनके यहाँ झाड़ू पोछा, साफ सफाई इत्यादि काम करती हैं। तो ये जो गरीब महिलाएं होती हैं, निर्धन महिलाएं होती हैं,
ये क्या करती हैं कि एक अतिरिक्त आय के रूप में प्राप्त करती हैं और उस अतिरिक्त आय के आधार पर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। ठीक उसी प्रकार से भी जो मध्यम वर्गीय महिलाएं होती हैं वो उच्च आय प्राप्त करती हैं और वो भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बच्चों, जैसा कि जानते हैं, इस प्रकार से हम महिलाओं के कार्य की कभी भी अनदेखी नहीं कर सकते और कभी भी हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि उनका कार्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उनका भी कार्य काफी महत्वपूर्ण है और उनके बिना भी हमारे समाज के गाड़ी को चलाना मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री और पुरुष हमारे समाज में गाड़ी के दो पहिए हैं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों के बिना समाज को आगे बढ़ाना मुश्किल है। इसलिए महिलाओं के कार्य को महत्व देना चाहिए ताकि उनको और उनका उत्साह बढ़ा रहे और वो देश के विकास में और ज्यादा योगदान दे सके। प्राय हम देखते हैं कि महिलाओं के कार्यों में निजी और सार्वजनिक विभाजन होता है, श्रम का विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है कि महिलाओं को बताया जाता है कि आपका काम जो है घर में घरेलू काम करना है और घर के काम करते करते कई बार महिलाओं के साथ देखते कि भेदभाव होता है और इतना सारा काम करने के बावजूद भी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। आजकल सरकार ने इसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है, यानी प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम। इस अधिनियम का उद्देश्य है कि महिलाओं के प्रति जो घरेलू हिंसा होती है, जो उनके साथ मारपीट होता है, जो उनके साथ भेदभाव होता है, उसको समाप्त करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया ताकि महिलाओं को उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, उनके कार्यों को महत्व दिया जाए। और जब ये महिलाएं बाहर में जाकर के काम करती हैं, फैक्ट्रियों में, दफ्तरों में काम करती हैं, शिक्षक के रूप में काम करती हैं, डॉक्टर नर्स के रूप में काम करती हैं, तो धीरे धीरे इनमें भी जागृति आने लगी है। और आज हर क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, डिफेंस या रक्षा का क्षेत्र हो, पुलिस में हो, प्रशासन में हो, राजनीति में हो, हर जगह देखते हैं कि अब महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी आंदोलन का मतलब हुआ कि नारियों के विकास के लिए आंदोलन। आमतौर पर नारी को समाज में उपेक्षित समझा जाता है, जिसके कारण नारियों ने क्या किया कि अपना एक अलग संगठन बनाया और उस संगठन के आधार पर उन्होंने अपने हक, अपने अधिकार की मांग करना शुरू कर दिया। और इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी अगर आप देखा जाए तो जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, जिनको बहुत ही गरीब देश माना जाता है, जिसमें नाइजीरिया, ब्राजील, ये सब देश आते हैं, वो भी हमसे आगे हैं। अफ्रीका महादेश, जिनको बहुत पिछड़ा माना जाता है, फिर भी महिलाओं की जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, प्रतिनिधित्व की बात होती है हर क्षेत्र में, तो हम उनसे भी पीछे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में अभी भी महिलाओं को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की जरूरत है ताकि हमारे देश के विकास में वो आगे कदम से कदम मिला करके साथ दें। तो नारीवादी आंदोलन करने के लिए बहुत सारा संगठन भी बनाया गया। हमारी सरकार ने NCW, यानी जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया ताकि महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के विरुद्ध अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है, अगर किसी प्रकार की हिंसावादी प्रतिक्रिया होती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। बच्चों, आपको मालूम होगा कि आजकल महिलाओं के बारे में लोग इतना जागरूक हो चुके हैं कि अगर किसी महिला के खिलाफ कोई हिंसा होती है या उनके ऊपर कोई अश्लील हरकत होता है या उनके ऊपर कोई पबतियां कसी जाती हैं, तो आमतौर पर जो है इसका शिकायत तुरंत पुलिस में किया जाता है और उसके खिलाफ जो भी दंडात्मक प्रावधान है उसके तहत उनको दंडित भी किया जाता है। तो आज नारीवादी आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उसी का प्रतिफल है कि आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और हर क्षेत्र में उनका जो है प्रतिनिधित्व दिख रहा है। अब बच्चों, हम लोग जिसके बारे में अध्ययन करेंगे
तो अगला जो है हमारा टॉपिक है कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आप जानते हैं कि राजनीति की जहां तक बात है, पहले महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। कई ऐसे देश थे जहां पर कि महिलाओं को मताधिकार भी नहीं दिया गया था। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने पढ़ा होगा सिविक्स के बुक में क्लास 9th में भी कि सबसे पहला देश जिन्होंने 1893 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था वह देश था न्यूजीलैंड। उसके पश्चात धीरे धीरे बहुत से देशों में मताधिकार की मांग होने लगी कि अगर पुरुष के बराबर अगर महिला है तो उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, ताकि वो भी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कर सके और देश के विकास में समान रूप से भागीदार बन सके। तो नारियों के लिए, महिलाओं के लिए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की गई वो हमारे देश में भी उठने लगी धीरे धीरे। पहले तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। तो 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन से हमारा देश गणतंत्र हो गया, उस दिन से महिलाओं के प्रति सोच हमारे नेताओं की बढ़ने लगी और धीरे धीरे उनको मताधिकार दिया गया। और जब मताधिकार दिया गया तो धीरे धीरे उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व होने की मांग की जाने लगी। अब हमारे देश का संसद है या लोकसभा राज्यसभा, जो संसद के 2 सदन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है। इसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल होते हैं, विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषदें होती हैं। उनमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग होने लगी। तो बहुत लंबे समय तक महिलाओं को उपेक्षित समझा जाने लगा, उनको उनका मूल अधिकार नहीं दिया गया। यही कारण है कि राजनीति में महिलाएं पिछड़ती गईं और भारत जो पुरुष वर्चस्व वाला समाज था, इसमें हद से जो राजनीति में पुरुष का ही हमेशा वर्चस्व रहा। तो बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने महिलाओं के प्रति बहुत ध्यान दिया कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में, जिसको कहते हैं पंचायती राज और नगर पालिका, नगर निगम में आरक्षण देने के लिए 93 जब संविधान का संशोधन किया गया तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इन स्थानीय निकायों में 33% सर्वप्रथम आरक्षण दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के कतिपय राज्यों में, जैसे उनमें से हमारा झारखंड भी है, जहाँ की महिलाओं को कई क्षेत्रों में 50% तक स्थानीय निकाय में आरक्षण दिया गया है। तो कतिपय राज्यों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं कि महिलाओं को कम से कम 50% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि इनकी आबादी, हमारी आबादी कुल आबादी की 50% है, इसलिए इनको 50% का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसी का ही प्रतिफल है कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत, जिसमें संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ा गया और महिलाओं को जब 33% आरक्षण दिया गया, तब ये जोरदार रूप से मांग उठने लगी कि क्यों न महिलाओं को विधानसभाओं में और लोकसभाओं में भी इतना ही प्रतिनिधित्व दिया जाए। क्योंकि आपको मालूम होगा कि हमारे देश में अभी भी महिलाओं का जो लोकसभा में या उच्च सदन में जो प्रतिनिधित्व है वह 8.3% है संसद में प्रतिनिधित्व। जबकि हम दूसरे देशों को देखते हैं, यदि यूरोपीय देशों को देखते हैं, यदि हम स्वीडन को देखते हैं, तो वहां पर महिलाओं को लगभग 40% प्रतिनिधित्व दिया गया है। जबकि हमारे देश में अभी भी महिलाएं काफी पीछे हैं, 8%, 8.3% उनका प्रतिनिधित्व है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी सरकार की भी कोशिश होनी चाहिए कि महिलाओं को कम से कम उनकी आबादी के अनुसार 50% प्रतिनिधित्व दिया जाए। परंतु यह दुर्भाग्य है कि कई बार महिला आरक्षण बिल सदन के पटल पर रखा जाता है, लोकसभा में भी रखा जाता है, राज्यसभा में भी रखा जाता है, और वहां पर हमें मौखी खानी पड़ती है। कई राजनीतिक दल इस मामले में समर्थन करते हैं तो कई राजनीतिक दल इस मामले का विरोध करते हैं।
कई राजनीतिक दलों का कहना है कि आरक्षण में भी आरक्षण, यानी महिला आरक्षण में भी SC ST OBC जनरल का आरक्षण होना चाहिए। यही सब कारण की वजह से जो है आज भी महिला आरक्षण का बिल जो है विधेयक वो सदन में पारित नहीं हो पाया, जिसके कारण आज भी हमारे देश की महिला को उचित प्रतिनिधित्व जो उनको मिलना चाहिए था ये नहीं मिल पाया। जबकि दूसरी ओर हम ध्यान दें तो निचली इकाइयों में, यानी अगर हम बात करें नगर पालिका की, नगर निगम की बात करें, अगर ग्राम पंचायत, जिला परिषद और जो है प्रखंड कमेटियों की बात करें तो इनमें महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। फिर भी एक कमी जो हम देखते हैं हमारे देश में, जो बहुत बड़ी कमी है, वह ये कमी है कि इन महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनके पति करते हैं। और कहीं भी जब कोई पंचायत होती है या और भी कोई बात होता है, मीटिंग होती है, बैठकें होती है, तो वहां पर इन महिलाओं के जगह पर इनके पति ही पर उनके प्रतिनिधि होते हैं, जिनके कारण इनके उचित राजनीतिक विकास का मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए चाहिए कि महिलाओं को अगर आप चुनते हैं तो सारे काम करने का उनको खुली छूट उनको दिया जाए, ताकि वो अपना विकास, सर्वांगीण विकास कर सके। तो ये बात। उसके बाद जब हम देखते हैं कि धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति, तो बच्चों हम सवाल उठता है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है और वह है सांप्रदायिकता। अगर आपसे पूछा जाए कि सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ विविध प्रकार के धर्म, विविध प्रकार की संस्कृतियों और विविध प्रकार की भाषा को बोलने वाले लोग पाए जाते हैं, रहते हैं, जिसके कारण इसे हम कहते हैं बहुविविध संस्कृति। तो सबसे पहले हमें जिस बात पे ध्यान देना है वह यह है कि सांप्रदायिकता क्या है। तो आप देखते हैं कि जब अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनमें कुछ लोग ज्यादा संख्या में हैं, तो जो ज्यादा संख्या में तो उनको बोला जाता है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक का अर्थ होता है ज्यादा संख्या में रहने वाले। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारा देश भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू रहते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। अब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग किनको कहते हैं? जो हिंदुओं के अतिरिक्त जो अन्य धर्म के लोग हैं, जिनकी संख्या यहाँ पे कम है, वे अल्पसंख्यक के रूप में आते हैं। जैसे अगर अल्पसंख्यकों के रूप में आप देखें, अगर हमारे देश में धार्मिक उनकी उपस्थिति देखा जाए, रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व देखा जाए, तो हमारे देश में 2001 ईस्वी की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार हिंदू 80.5% है। 80.5% भारत की आबादी हिंदुओं की है 2001 की जनगणना के अनुसार। उसी प्रकार से मुसलमानों की आबादी 13.4% है, जो अल्पसंख्यक में आते हैं। उसी प्रकार से ईसाइयों की आबादी या क्रिश्चियन की आबादी 2.3% है। फिर उसी प्रकार से सिखों की आबादी 1.9% है, और इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध के लोग जो 1% से भी कम जिनकी रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त पारसी हैं। लगभग सभी प्रकार के धार्मिक समुदाय के लोग देश में रहते हैं, और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको भी संविधान में विशेष अधिकार दिया गया। फिर भी एक बात आती है सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक घटना के बारे में। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि सांप्रदायिकता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक संप्रदाय के व्यक्ति दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं, चाहे वह धार्मिक भेदभाव होता है या सामाजिक रूप से उनके साथ भेदभाव होता है या घृणा पैदा की जाती है, तो उसको आमतौर पर सांप्रदायिकता कहते हैं। और इस घृणा और सांप्रदायिकता का परिणति होता है सांप्रदायिक दंगे, हिंसा। उसका मूल कारण है कि लोग सोचते हैं कि मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, संबंध रखता हूँ, वह धर्म सबसे बढ़िया धर्म है और मेरे धर्म वाले अच्छे लोग हैं, दूसरे धर्म के लोगों का कोई महत्व नहीं है। तो इस प्रकार की जो सोच होती है, इस प्रकार की जो भावना होती है, वो उससे क्या होता है कि घृणा फैलता है, और हम लोग एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना होनी चाहिए उसके जगह पर जो है दुश्मनी की भावना पाल लेते हैं।
परिणाम स्वरूप क्या होता है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं और सांप्रदायिक दंगे होने से निर्दोष लोग मारे जाते हैं, एक दूसरे के प्रति जो है वो दुश्मनी बढ़ती है। और जैसा कि आप जानते हैं अंग्रेजी में कहावत है कि हेट ब्रिगेड्स हेट, यानी घृणा जो है वो घृणा को पैदा करती है और उनमें खत्म होने वाली सिलसिला चल जाती है और एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना, मार काट होना। और इस प्रकार की चीजों से क्या होता है कि हमारे देश की जो संस्कृति है, एकता और अखंडता, उसके ऊपर कुठाराघात होता है और देश का विभाजन होने का खतरा होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे देश का जो विभाजन 1947 में हुआ था, उसका मूल कारण भी यही था कि हमारे जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो थे मुस्लिम, उनको अंग्रेजों ने भड़का दिया या किसी और ने भी भड़काया, जिसके कारण इनकी मांगे होनी शुरू हो गई कि हमें एक अलग देश मिलना चाहिए, हमें एक पृथक देश मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक क्रियाकलाप भिन्न है, हमारे सांस्कृतिक क्रियाकलाप भिन्न है, इसलिए इस प्रकार की चीजों की मांग होने लगी और उसी की ही परिणति था देश का विभाजन जो 1947 में हुआ। और आपको मैं बता दूं कि उसके पश्चात भी, यानी स्वतंत्रता के पश्चात भी बहुत सारे दिनों तक, काफी दिनों तक सांप्रदायिक दंगे होने लगे और काफी लोगों की सांप्रदायिक हिंसा में जाने गई। और इसके पश्चात अभी भी जो है हमारे देश में कभी कभार ये सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं या एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना होती है। यह भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। अब हम लोग जाते हैं कि सांप्रदायिक धर्म, सांप्रदायिक राजनीति। कभी कभी कुछ राजनीतिक दल क्या करते हैं कि जो एक दो संप्रदाय में समाज बटा होता है, उसमें कभी किसी बहुसंख्यक संप्रदाय के समर्थन में आ जाते हैं, तो कभी कोई राजनीतिक दल किसी अल्पसंख्यक समाज के समर्थन में आ जाते हैं और वे उनका समर्थन करके दूसरे समाज के प्रति घृणा की भावना पैदा करते हैं। इसका उद्देश्य यही होता है कि एक समाज को गोलबंद करके, एक समाज को एक साथ ले करके यदि हम आगे काम करते हैं तो फिर हमारा राजनीतिक दल आगे बढ़ता है और हम यज्ञ के प्रकार सत्ता को प्राप्त करते हैं। परंतु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग देश की एकता और अखंडता के दुश्मन होते हैं, क्योंकि ऐसी राजनीति करने वाले कभी भी देश के बारे में नहीं बल्कि किसी भी संप्रदाय के बारे में सोचते हैं और उनका स्वार्थ जो है वो संकुचित रह जाता है, नित्य स्वार्थ पर आधारित होता है, जिसके कारण देश के विभाजन का संकट आता है। तो राजनीति मुख्य रूप से देखा जाता है कि अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद की होती है और अंततः उसकी परिणति होती है देश का विभाजन। अब हम आते हैं कि धर्मनिरपेक्ष शासन। बच्चों, आप लोग को मालूम होगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता। राष्ट्र का जो धर्म होता है वह एक ऐसा धर्म होता है जो सबों के लिए बराबर होता है, सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर चाहे एक पंथ के धर्मावलंबी अगर 80% आबादी के हैं और दूसरे पंथ के धर्मावलंबी यदि 1% आबादी के हैं, तो हमारे संविधान के अनुसार जो धर्मनिरपेक्षता अपनाया गया उनको समान अधिकार प्राप्त है और वो अपने धर्म का अनुपालन, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म का प्रचार और इतना ही नहीं, अपने धार्मिक समुदाय को आगे बढ़ाने की जो उनकी महत्वाकांक्षा है उसमें किसी का कोई रुकावट नहीं हो सकता है। सरकार कभी भी किसी धर्म को स्पेशल प्रोटेक्शन, जिसको कहते हैं विशेष संरक्षण, वो नहीं देती है, बल्कि सबों को समान रूप से आगे बढ़ने का जो मौका देती है वही धर्मनिरपेक्षता है। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे जितने भी नीति निर्माता थे, जितने भी हमारे संविधान निर्माता थे, उन तमाम लोगों ने इस बात पर विचार किया कि हमारे देश को अगर पाकिस्तान जैसे एक इस्लामिक देश है, उसी प्रकार से श्रीलंका एक और चीन बौद्ध धर्म से संबंधित देश है, उसी प्रकार से और भी देश हैं जो कि ईसाइयों के देश वाले ईसाइयों के धर्म वाले देश हैं,
तो अब अमेरिका को ले लीजिए या और भी देशों को ले लीजिए, जिनको कि थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, यानी धार्मिक राज्य, धार्मिक देश, यह राज्य से संबंध है देश। तो थियोक्रेटिक स्टेट जो होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उस तरह के हमारे संविधान निर्माताओं ने नहीं बना करके हमारे देश को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया, जिसका उद्देश्य है कि सभी धर्म के लोगों को बराबरी का हक देना, उनको धार्मिक स्वतंत्रता देना, उनको धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार देना, उनको धार्मिक संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार देना, और उनका जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होता है उनको देने का काम करना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता जो हमारी सरकार ने अपनाया, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अपनाया, यही कारण है कि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अभी भी फल फूल रहा है और हमारे देश का नाम विश्व पटल पर छाया हुआ है। अब हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, हाँ, धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ कि सभी धर्मों को समान अधिकार देना। अब हमारे देश में चूंकि विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी के लोग रहते हैं, तो उनको अपने संबंधित धर्म की शिक्षा की अभिवृद्धि करने का अधिकार दिया गया, धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार दिया गया, ताकि वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकें। अब हम लोग जिसमें चलेंगे वो है जाति और राजनीति, जातिगत असमानता। बच्चों, आप जानते हैं कि विश्व के कई देशों में धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर भिन्नता है, परंतु पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर जातिगत विभिन्नताएं हैं। यानी हिंदू धर्मों में भी, हिंदू धर्म में कई प्रकार की जातियों का सम्मिश्रण है और हम लोग आमतौर पर जातिगत आधार पर बटे हुए हैं। हम लोगों का एक दूसरे के साथ रोटी और बेटी का संबंध नहीं होता, क्योंकि कई जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं, तो एक दूसरे के साथ बेटी और रोटी का संबंध नहीं होता। एक दूसरे के साथ एक डाइनिंग टेबल पर, एक टेबल पे भोजन नहीं करते, उसके साथ ही साथ एक पंक्ति में बैठ करके नहीं खाते, एक दूसरे से हम अपने बेटे बेटियों की शादी नहीं करते। तो इसी को कहते हैं जातिगत भेदभाव या जातिवाद। तो अब जाति और राजनीति का जहां तक संबंध है, तो हम देखते हैं कि हमारे देश में जातिगत असमानता है। हमारे समाज में, हमारे देश में अगड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां, निचली जातियां, तरह तरह के समाज में जातिगत रूप से जो हम बटे हुए हैं, उसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे के प्रति असमानता की भावना है और सभी जातियों को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। यद्यपि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और उसके आधार पर कोशिश की गई है कि सभी जाति के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, और इसी का ही प्रतिफल है आरक्षण और संरक्षण। हमारे देश की कुल आबादी में लगभग 16.8% अनुसूचित जातियों की आबादी है, जिनको कि अंत्यज या उनको कहा जाता, अंत्यज मतलब शहर से बाहर रहना, अंतेवासी भी कहा जाता था, यानी शहर से उनको दूर रहना पड़ता था। और जब भी उनको शहर आना पड़ता था तो लकड़ियों को पीट पीट करके इस बात का संदेश देते हुए वो आते थे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कौन व्यक्ति है, तो ऐसा व्यक्ति है, शूद्र है या चांडाल है, जो बाहर से लकड़ियां पीट पीट कर आता था, तो लोग उनके दर्शन नहीं करते थे, जो कि उनकी आबादी देश की कुल आबादी के 16.8%, परंतु वह हाशिए पर थे। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो उसके पहले भी हमारे महान नेताओं ने, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, तो इन लोगों ने मुख्य रूप से जोर दिया कि जो भी निचली जातियां हैं वो समाज में ऊपर बढ़ सके, आगे बढ़ सके, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आज उसी का प्रतिफल है कि ये जातियां आगे बढ़ रही हैं। फिर भी अभी और ज्यादा विकास करने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ देखने समाज का एक और निचला वर्ग है, वो है अनुसूचित जनजाति, जिनको आमतौर पर हम आदिवासी कहते हैं। इनका भी आबादी देखते हैं तो 8.8% है देश की कुल आबादी का। तो इस प्रकार से इन दोनों की, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों की आबादी देखें तो देश की कुल आबादी की लगभग 1/4 है। और यह 1/4 आबादी आज संघर्ष कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। आज सरकार का संरक्षण भी इनको प्राप्त है, आरक्षण भी प्राप्त है, और धीरे धीरे ये जातियां आगे बढ़ती रही है।
फिर भी जातिगत असमानताएं बहुत सारी समाज में देखा जाता है कि जातिगत असमानता होने के कारण शादी ब्याह के संबंध में, चुनाव के समय में या और भी कई अवसर पर जातिगत गोलबंदी हो जाती है और इसका फायदा राजनीतिक दल के लोग उठाते हैं। प्राय कोई भी राजनीतिक दल वाले किसी खास जाति को अपना वोट बैंक बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल वो चुनाव के समय में करते हैं। और जब भी हम देखते हैं चुनाव का समय आता है तो जातिगत गोलबंदी कुछ ज्यादा हो जाती है और उसकी वजह से जिस जाति का उम्मीदवार होता है प्रायः राजनीतिक दल उस जाति के लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं और वो कहीं न कहीं हमारे देश की एकता अखंडता में नुकसान पहुंचाता है। अच्छे लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जाति के आधार पर जब हम वोट देते हैं तो जो व्यक्ति दूसरे जाति का योग्य होता है वह चुने जाने से वंचित हो जाता है और हमारा लोकतंत्र जो है वो धीरे धीरे कमजोर होता है। अब हम लोग जिस बात पे गौर करेंगे वह है वर्ण व्यवस्था। बच्चों, आपको मालूम होगा कि हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था आज नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो वैदिक काल में जब ऋग वैदिक काल था, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, एक वैदिक काल, ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि समाज का जो विभाजन हुआ वो श्रम के आधार पर हुआ। तो जो श्रम में जो कुछ प्रकार के श्रम करते थे, बड़े श्रम करते थे, वो बड़ी जातियों के रूप में जाने जाने लगे और उसी प्रकार से जो नीचे का श्रम करते थे उनको नीची जातियों के रूप में जाने जाने लगा। आप जानते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है, ये शास्त्रों में दिया गया है या माना गया है कि हमारे समाज में इन 4 वर्णों की उत्पत्ति जो हुई है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा के मुख से हुई है, 4 जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, ये माना गया है विभिन्न अंगों से, जिसमें ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजा से हुई है, वैश्यों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जंघा से हुई है और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की पैर से हुई। तो जैसे कि ये बताया गया कि 4 वर्णों में जो विभाजित समाज था उसमें से ऊपर के जो 2 वर्ण थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो ब्राह्मण समाज में बहुत ऊंची स्थिति रखे हुए थे, उनको द्विज भी कहा जाता था। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो इन्होंने ब्राह्मणों ने अपना उच्च स्थान हासिल किया था, क्षत्रिय देश की रक्षा करते थे, युद्ध करते थे। तो ये 2 वर्ण। तो अब हम लोग देखते हैं कि राजनीति में जाति, यानी देखते हैं कि राजनीति जो हमारी होती है उसमें जाति तत्व जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राय हम देखते हैं कि आजकल जब कोई भी राजनीतिक दल टिकटों का बंटवारा करता है तो ये देखता है कि किस स्थान पर किस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा है। जहां पर जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती है प्राय कोशिश किया जाता है कि उसी के समुदाय के या उसी के जाति के व्यक्ति को टिकट दिया जाए और उसी को चुन करके संसद भेजा जाए। तो राजनीति में जाति बहुत ही हावी हो गया है और हर कोई राजनीतिक दल जाति को महत्व देने लगा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि हर कोई व्यक्ति जाति का नेता, जाति के नेता से के रूप में समझा जाने लगा है। जिस प्रकार से हमारे नेता महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर अंबेडकर को सभी लोगों का नेता माना जाता था, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, शायद वो आज स्थान हमारे नेताओं को हासिल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपने जातियों के रूप में बंधे रह जाते हैं और कहा जाता है कि ये नेता फलां जाति का नेता है, इसलिए फलां जाति के आदमी को ज्यादा सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा। तो राजनीति में जाति तत्व ज्यादा हावी है और इसके कारण क्या होता है कि योग्य नेताओं का चुनाव नहीं किया जाता है। कई बार जातिगत आधार पर जब टिकटों का बंटवारा किया जाता है तो वहां पर जिसकी संख्या ज्यादा होती है उस जाति के लोगों को टिकट तो मिल जाता है, परंतु कुछ लोग जो दूसरे जाति के हैं जिनकी संख्या कम है और उसमें भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, काबिल लोग हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छा सेवा करते हैं देश के लिए,
उनको जीतने का यह मौका नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से राजनीति में जाति जो है वो हावी है। दूसरी ओर है जाति में राजनीति। कई बार देखते हैं कि जाति में भी आपस में वैमनस्यता है, राजनीति है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे समाज में, हिंदू समाज में उच्च जाति, मध्यम जाति, निम्न जाति, यानी जिसको कहते हैं सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या हरिजन आदिवासी जिनको कहते हैं, इस प्रकार का एक गुट बना हुआ है। प्राय प्राचीन समय से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो वर्ण के लोग जो थे वो समाज में ज्यादा शिक्षित थे, समाज में ज्यादा संगठित थे, समाज में ज्यादा उनकी आर्थिक ज्यादा सुदृढ़ थी, जिसके कारण शिक्षित होकर के, पढ़ लिख करके अच्छे स्थान हासिल करके आज भी नगरों में देखा जाता है कि अगड़ी जाति के लोगों का ज्यादा प्रतिनिधित्व पाया जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा शिक्षित थे। अब दूसरी ओर जो पिछड़ी जातियां धीरे धीरे विकास कर रही हैं, तो उनका भी प्रतिनिधित्व शहरों में, नगरों में, गांवों में देखा जाता है, सरकारी नौकरियों में देखा जाता है। तो आपस में इनकी भी जो खींचातानी होती है वह जाति में भी राजनीति होती है और कोशिश करते हैं कि स्क्रैम्बल, एक छीना झपटी होता है, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे सरकारी नौकरियां हो, या समाज का कोई भी महत्वपूर्ण पद होता है, उसके लिए आपस में लोगों में जो छीना झपटी होती है और जो वैमनस्यता होती है, वही होता है जाति में राजनीति। उसके बाद जहां तक हम देखते हैं जातिगत असमानता, तो समाज में अब भी ये जातिगत असमानता व्याप्त है। आज भी हमारे जो हरिजन आदिवासी जो है, SC/ST, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को उतना अधिकार प्राप्त नहीं हुआ जिसके वो अधिकारी थे, जिसके लिए उन्होंने मेहनत किया। फिर भी क्रमशः वो आगे बढ़ रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जिसमें वो अच्छा अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। फिर भी जातिगत असमानता बहुत ज्यादा है, छुआछूत, भेदभाव, एक कुएं से पानी नहीं ले पाना, तालाब में स्नान नहीं कर पाना, स्नान घाटों पे नहीं जाना, या और भी स्थानों पे, सार्वजनिक स्थलों पे भेदभाव किया जाता था। परंतु आज ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। आज हम सामने में बैठे हुए लोग को जब होटल में भोजन करते हैं तो जो मेज पर बैठे हैं हम लोग ये नहीं जान पाते वो किस जाति धर्म से संबंध रखते हैं। आज हम सिनेमा हॉल जाते हैं या कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो वहां पर धीरे धीरे ये जातिगत जो रूढ़िवादी तत्व है ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और समाज में समानता बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आता है रंग भेद। आज आप जैसा जानते हैं कि रंग के आधार पर भेदभाव आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे देश में, विदेशों में चलता आ रहा है। हमारे देश के बहुत बड़े नेता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का सामना करना पड़ा। उनको चलती हुई ट्रेन से अंग्रेजों ने बाहर इसलिए फेंक दिया था क्योंकि ये काली चमड़ी के थे और इन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लेके यात्रा करने का दुस्साहस किया था। उसी प्रकार से गोरी चमड़ी के लोग समाज में अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और जातिगत समानताएं, रंगभेद होता है। आमतौर पर रंगभेद को अंग्रेजी में अपार्थाइड कहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने पढ़ा था कि हमारे दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड या रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और काले लोगों को उनका अधिकार दिलवाया। और आज यही स्थिति है कि जो अश्वेत या काले लोग हैं वो वहां पर बहुत आगे हैं और उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। और ये रंग भेद आज भी बहुत प्रकार से देखा जाता है, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो राजनीति का मैदान हो, चाहे कोई भी बात होती है, वहां पर गोरी चमड़ी वाले लोग अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने की कोशिश करते हैं और जो काली चमड़ी के लोग हैं, सावले लोग हैं, उनके साथ रंग भेद या भेदभाव किया जाता है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए भी और हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। इससे हमें दूर होना चाहिए, इसे दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब बच्चों, हम लोग जिस चीज पर गौर करेंगे वह है प्रश्नोत्तर। जब भी हम किसी अध्याय को पढ़ते हैं उसके पश्चात हमसे प्रश्न पूछा जाता है और हमें उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तो मैंने आपको अध्याय 4 पढ़ाया, जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो इस प्रकार से इसमें
6 प्रश्न आपको पूछ रहा हूँ, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप तैयार कर लीजिए ताकि ये आपको आगामी परीक्षाओं में काम आए। इस प्रकार से प्रश्न जो पहला है वह है कि बताइए कि भारत में किस प्रकार अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। प्रश्न 1 है कि बताइए कि किस प्रकार भारत में किस प्रकार अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, भारत में धार्मिक समुदायों का प्रतिशत आबादी बताएं। हमारे भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इनका प्रतिशत बताना है कि इनकी प्रतिशत आबादी क्या है। तो प्रश्न है कि भारत में धार्मिक समुदायों का प्रतिशत आबादी बताना। उसके बाद प्रश्न 3 है कि भारत में जाति किस प्रकार राजनीति में हावी है। जैसा कि मैंने बताया कि जाति के आधार पर नेताओं का चुनाव, जातिगत भेदभाव और जाति का राजनीति में बहुत ज्यादा वर्चस्व होना। तो यहाँ आपको स्पष्ट करना है कि भारत में जाति किस प्रकार राजनीति में हावी है। उसके बाद प्रश्न 4 है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, वो बताना है उसमें कि वर्ण व्यवस्था क्या है और कितने प्रकार के वर्ण थे। भारत में कितने प्रकार के वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था क्या है, इसका आंसर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। यह किस प्रकार हमारे देश की एकता और अखंडता में बाधक है। इस सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं और यह किस प्रकार हमारे देश की एकता और अखंडता में बाधक है, ये आपको लिखना है। और अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न संख्या 6। तो सरकार ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उत्थान के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जिनको एससी कहा जाता है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिनको एसटी कहा जाता है। तो एससी और एसटी के लोगों के उत्थान के लिए सरकार ने कौन कौन से कार्य किए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रश्न समाप्त हुए और यह अध्याय भी समाप्त हुआ। हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। थे और निचले वर्णों के करों पे ये जीवित रहते थे। वैश्य का जो काम होता था, ये वैश्य वर्ग जो तीसरा वर्ण था, उनका काम था व्यापार करना और उद्योग धंधा वगैरह से संचालित करना। और निचले जो चौथी जो वर्ण था, जो शूद्र कहा जाता था, उनका काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना, कृषि कार्य करना और समाज में सेवा ही इनका मुख्य काम था। जिसके कारण जो बड़े वर्ण के लोग थे वो तो आगे बढ़ते गए, जो निचले वर्ण के लोग थे वो विकास की गति में पिछड़ गए, जिसके कारण धीरे धीरे इनमें पिछड़ापन और ज्यादा आने लगा। तो जो वर्ण व्यवस्था है, ये हमारे समाज को जब विभाजित किया तो धीरे धीरे बाद में इसी वर्ण व्यवस्था ने जो जटिलता हासिल किया उसको जाति व्यवस्था के रूप में जाना लगा। और जाति व्यवस्था के रूप में जब दृढ़ हुआ तो जो व्यक्ति जिस वर्ण में पैदा होता था उसी वर्ण का मान लिया जाता था, चाहे वह व्यक्ति महान हो या नहीं। खास करके आप जानते हैं कि ब्राह्मण वर्ग में जो पैदा होता था उनको ब्राह्मण या पंडित कहकर के संबोधित किया जाता था, जबकि दूसरे वर्ण में शूद्र वर्ण में पैदा हुआ व्यक्ति चाहे लाख पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, योग्य हो, लेकिन उनको पंडित नहीं कहा जाने लगा। तो ये सब कुछ जटिलताएं थी जिसके कारण इसका विरोध हुआ।